नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें तो हम आपको हर रोज बताते हैं, लेकिन आज आपको इस समय की सबसे चिंताजनक खबर दिखाएंगे और वो ये है कि अगर ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं हुआ तो दुनिया भर में ये कोविड जैसी स्थिति पैदा कर देगा। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज कहा है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड महामारी जैसा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं, बैंक्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है और पूरी दुनिया में तेल और गैस की कमी से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये खबर आज आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और इसके बाद अपने भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। इसके बाद हम आपको इजराइल के डिमोना शहर के बारे में बताएंगे जिसमें इजराइल की जान बसती है। हाल ही में ईरान की मिसाइल डिमोना तक पहुंच गई और इस हमले के बाद से ही इजराइल और अमेरिका दोनों घबरा गए और अगले ही दिन अमेरिका ने 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसका कारण यह है कि इसी डिमोना में इजराइल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण न्यूक्लियर सेंटर है और यहां पर ईरान का हमला इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की हैसियत नहीं रखता। मध्यस्थता कराने के लिए विश्वसनीयता और ताकत की जरूरत होती है और पाकिस्तान की दुनिया में ना तो कोई विश्वसनीयता है और ना ही उसके पास किसी भी समझौते को लागू कराने की ताकत है। इसलिए पाकिस्तान एक मध्यस्थ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बिचौलिया जरूर बन सकता है। आज युद्ध का 27वां दिन है और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के एक फाइटर जेट F-18 हॉर्नेट को चाबहार इलाके में मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक मिसाइल इस फाइटर जेट से टकराती हुई दिख रही है, यानी मिसाइल ने इस फाइटर जेट को हिट किया है, लेकिन इस मिसाइल हमले से कोई बड़ा विस्फोट होता हुआ इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो अगर आपने अभी देखा हो, मैं आपको स्क्रीन पर भी एक बार फिर से दिखा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मिसाइल ने इस फाइटर जेट को हिट तो किया है, लेकिन ये फाइटर जेट गिरा नहीं है। ये हमला ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किया और उन्होंने दावा किया है कि एक नए और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से ये हमला किया गया है। ईरान ने यह नहीं बताया है कि इस हमले से फाइटर जेट को कितना नुकसान हुआ या फिर इसके पायलट का क्या हुआ, लेकिन अमेरिका की सेना के मुताबिक उसका कोई फाइटर जेट गिराया नहीं गया है। इस हमले के बाद भी इस फाइटर जेट की उड़ान जारी रही और यह भी हो सकता है कि यह वापस अपने बेस तक पहुंच गया हो। अमेरिका की नौसेना इस F-18 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है और इसीलिए यह हो सकता है कि इस फाइटर जेट ने अमेरिका के ही किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी हो। इससे पहले 20 मार्च को ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 पर भी हमला करने का दावा किया था। तो बड़ी बात यह है कि ईरान अब धीरे धीरे अमेरिका के लेटेस्ट और एडवांस्ड फाइटर जेट्स को हिट कर रहा है और उसके पास कोई तो ऐसा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे वो अमेरिका के इन आधुनिक विमानों को भी निशाना बना पा रहा है। उसकी मिसाइल इन विमानों को हिट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जब इजराइल की एक एयर स्ट्राइक में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नौसेना प्रमुख की मौत हो गई। यह हमला कल रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास शहर में हुआ है और रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख का नाम है अली रेजा तंगसिरी। ये वर्ष 2018 से ही नौसेना प्रमुख के पद पर थे और ईरान के लिए यह बड़ा झटका इसलिए माना गया
क्योंकि इस समय हॉर्मूज का रास्ता बंद करने और वहां पर समुद्री माइंस बिछाने की रणनीति इसी नौसेना प्रमुख ने बनाई थी। यानी हॉर्मूज में ये जो नौसेना प्रमुख हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी बहुत सक्रिय थे, और हॉर्मूज को जो बंद करने की पूरी रणनीति थी वो इन्होंने ही बनाई थी और यही उसकी देखरेख कर रहे थे। लेकिन अब तक ईरान ने अपने इस नौसेना प्रमुख की मौत की पुष्टि नहीं की है, और अगर ये खबर सच निकली तो इससे युद्ध और भी भड़क सकता है। इजराइल के मुताबिक उसके हमले में इस नौसेना प्रमुख के अलावा ईरान के कई और सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. तो इजराइल इसे अपनी एक बहुत बड़ी सफलता मान रहा है, और आज ही अमेरिका की सेना ने कहा है कि उन्होंने अब तक ईरान पर 10,000 लक्ष्यों पर हमले किए हैं, और अब तक ईरान की नौसेना के 92% वॉरशिप्स और समुद्री जहाज़ों को अमेरिका नष्ट कर चुका है। तो अमेरिका का यह दावा है कि उसने ईरान के 92% नौसेना को नष्ट कर दिया है, यानी अब नाम की ही नौसेना बची है। अमेरिका पहले यह दावा कर चुका है कि उसने ईरान की वायुसेना को भी नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान अपने हमले कम करने की बजाय बढ़ाता जा रहा है, और आज ईरान ने इजराइल में लगभग 70 हमले किए इजराइल पर, और पिछले 24 घंटों में ईरान के हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी आपने जो हमला देखा, यह हमला उन छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब से किया गया जो ईरान की मिसाइल्स में मौजूद होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह हमला इजराइल के उस शहर में हुआ है जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी पिछले 24 घंटों में इजराइल के खिलाफ लगभग 600 हमले किए हैं। इजराइल के टेल अवीव शहर पर भी हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की इन सभी मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। जवाबी हमले में इजराइल की सेना ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस समय पूरी दुनिया में यह चर्चा चल रही है कि अब से 24 घंटे के बाद इस युद्ध में क्या होने वाला है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो जाएगा, या फिर अमेरिका ईरान पर और भी बड़ा हमला करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की थी, और कल यानी 27 मार्च को ये 5 दिन खत्म हो रहे हैं। हालांकि ये युद्ध विराम पहले दिन से ही कभी हुआ नहीं। कहने को तो अमेरिका कह रहा है कि ये युद्ध विराम है, लेकिन हर रोज दोनों ही तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के नेता बहुत अजीब हैं। एक तरफ वो समझौते की भीख मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी जनता के सामने ये कहते हैं कि वो अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अभी सिर्फ विचार ही कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के नेताओं को चेतावनी दी है कि उनके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो जल्द से जल्द इस समझौते के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें,
नहीं तो उन्हें वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Or they should have done it when we first came into office, because तो अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरफ शांति की बात भी कर रहे हैं, इजराइल के ईरान के नेताओं से कह रहे हैं कि आप शांति समझौता कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, और दूसरी तरफ उनको धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने समझौता नहीं किया तो फिर आपको दोबारा वापसी का एक भी मौका नहीं मिलेगा, आप आगे चलकर बहुत पछताएंगे। तो धमकियां भी साथ साथ चल रही हैं और शांति की बात भी चल रही है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान युद्ध को अब जल्द खत्म करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप को लगता है कि यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और लगभग 4 से 6 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 से 6 हफ्ते का मतलब है कि अभी ये लड़ाई 1 से 1.5 महीना और चल सकती है। इस समय ट्रंप दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ ईरान को बड़े हमले का डर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ समझौते के लिए दबाव भी बना रहे हैं। और आज व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते, अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो वो ईरान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. तो अमेरिका तो ये चाहता है कि अब इस युद्ध से कैसे निकला जाए, इस युद्ध को अब जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्या इजराइल भी यही चाहता है? इजराइल शायद कुछ और चाहता है। इजराइल को यह डर है कि अब यह युद्ध कभी भी रुक सकता है, इसलिए इजराइल की सेना चाहती है कि समझौता होने से पहले ही ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में बचे हुए अपने सभी लक्ष्यों पर 48 घंटों के अंदर अंदर हमला करने का आदेश दिया है। यानी इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इजराइल जानता है कि अब इस युद्ध की जो विंडो है, जो खिड़की है, ये छोटी होती जा रही है, समय कम बचा है और जितना समय बचा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाए। इतने कम समय में इजराइल चाहता है कि वो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले करे। इससे पहले कि अमेरिका इस युद्ध को रोक दे, इजराइल इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करे और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ उसके हथियार बनाने की क्षमता को भी वो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। और अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इजराइल के सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। तो इजराइल ये चाहता है कि काम जो है वो फटाफट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहता। इजराइल के मुताबिक अब तक उसने अपना असली लक्ष्य हासिल नहीं किया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस युद्ध के लिए इजराइल अमेरिका से भी कहीं ज्यादा आतुर था। इसलिए अमेरिका और इजराइल के बीच एक प्रकार का आगे चलकर हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, दोनों की राय अलग अलग होगी, जिसमें अमेरिका जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है लेकिन इजराइल इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। और जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल में के जो हैं लक्ष्य वो 2 हैं। एक,
वो ईरान को इतना कमजोर कर दे कि दोबारा ईरान इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे, उसके अंदर इतनी ताकत ही ना बचे कि वो इजराइल के सामने कभी खड़ा भी हो सके। दूसरी बात, इजराइल चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, और सत्ता परिवर्तन जैसे ही होगा, जो नई सत्ता आएगी वो फिर इजराइल के बारे में कुछ नर्म रवैया अपना सकती है। इजराइल की एक और मजबूरी है, वो ये है कि इजराइल की सीमा ईरान से लगी हुई है। आगे चलकर ईरान के अंदर अगर जरा सी भी ताकत बच गई तो ईरान लगातार इजराइल को परेशान करता रहेगा। यानी ईरान का हर रोज सामना इजराइल को करना है, अमेरिका को नहीं, क्योंकि अमेरिका तो ईरान से 11,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन ईरान और इजराइल का नाता पड़ोसी का है, और इजराइल को ही आगे चलकर ईरान को झेलना पड़ेगा। और इजराइल ये चाहता है कि इस युद्ध में जो भी मौका इजराइल को मिला है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाए और ईरान को इतना कमजोर कर दे कि आगे चलकर ईरान अपना सिर उठाने की हिम्मत ही ना करे, ताकत ही ना हो उसके अंदर। हालांकि इस युद्ध पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही लेंगे, और जो भी वो फैसला लेंगे इजराइल को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए इजराइल बहुत जल्दबाजी में है। अब देखिए कि अमेरिका की राजनीति में क्या हो रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप क्यों जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। अमेरिका के एक न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने ईरान युद्ध पर एक सर्वे किया है, जिसमें अमेरिका के 59% लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है, और सिर्फ 41% लोग ही ईरान युद्ध के मामले पर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। यानी 59% लोग राष्ट्रपति ट्रंप को नापसंद करते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है, और अप्रूवल रेटिंग का मतलब होता है कि किसी नेता या सरकार के काम से वहां की जनता कितनी खुश है। और राष्ट्रपति ट्रंप के दोनों कार्यकाल में उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी कम कभी नहीं हुई जितनी आज है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बहुत चिंतित होंगे कि मेरी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उस युद्ध के जो नतीजे उन्होंने सोचे थे आएंगे वो आए नहीं, और ये युद्ध अब राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत महंगा पड़ रहा है। अब हम आपको आज की सबसे चिंताजनक खबर दिखाना चाहते हैं। वैसे तो दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको रोज दिखाते हैं, लेकिन यह खबर बड़ी भी है और बहुत चिंता में डालने वाली खबर भी है, इसलिए इस खबर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये खबर सीधे आप पर असर डालेगी, आपके परिवार पर असर डालेगी, आपकी नौकरी पर असर डालेगी, आपके जीवन पर असर डालेगी। क्या इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कोविड जैसी स्थिति बन सकती है? जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, जरा कोविड के जमाने को याद करके देखिए, आप डर जाएंगे। और यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज कहा है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड महामारी जैसा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि इस युद्ध से पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा, उसकी भविष्यवाणी अभी इस समय नहीं की जा सकती, क्योंकि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं उन्हें भी इस युद्ध से होने वाले नुकसान का अंदाजा इस समय नहीं है। तो क्या ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में एक आर्थिक वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? क्या बहुत सारे देश इस युद्ध में शामिल नहीं है? पूरी दुनिया इस युद्ध को दूर से देख रही है, लेकिन इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और आज हम इसी सवाल को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको राष्ट्रपति पुतिन का ये चिंता में डालने वाला बयान आप सुनिए। Конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех, без исключения регионов и континентов, и решением социальных задач. Пользуясь случаем, не случайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией. События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию.
तो राष्ट्रपति पुतिन ने आज एक बहुत बड़ा विचार दुनिया के सामने रखा है और ये विचार, ये उनका अंदाज़ा जो है, ये बहुत डराने वाला है। और आप शायद अब तक कोविड काल को भूल चुके होंगे। कोविड के ज़माने में क्या हुआ था, ज़िंदगी हमारी कैसे रुक गई थी, कैसे लॉकडाउन लग गया था, कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। ज़रा याद करके देखिए। आज भी जब आप याद करेंगे तो डर जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग अब उस समय को भूल चुके हैं, लेकिन अगर इस युद्ध का अभी तक कोई सबसे बड़ा विजेता रहा है तो वो है राष्ट्रपति पुतिन। इस युद्ध से सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रपति पुतिन को हुआ है, रशिया को हुआ है। अब अमेरिका खुद कह रहा है दुनिया भर के देशों को कि अब आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, और दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने गलत फैसला ले लिया, दुनिया ये कह रही है, और इसका सीधा जो फायदा है वो रशिया को मिल रहा है। ईरान युद्ध अब एक आर्थिक विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज सभी देश ये युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के सभी देशों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए हम आपसे आज ये कहते हैं कि आप इसे सिर्फ ईरान युद्ध समझने की भूल मत कीजिए। असल में ये दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध बन चुका है, और अब इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। दुनिया के पहले और दूसरे विश्व युद्ध के केंद्र में सेना और हथियार थे, लेकिन इस आर्थिक विश्व युद्ध के केंद्र में सिर्फ कच्चा तेल और गैस है, और इसकी कमी से होने वाली महंगाई और फिर आर्थिक मंदी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 45 से 55% की तेजी आ चुकी है। दुनिया के लगभग 85 देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और ये दाम भी कोई छोटे मोटे नहीं बढ़े। 30 से 50% तक दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के। अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम 16% से लेकर 30% तक बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने दावा किया है कि अगर युद्ध समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों में हालात सामान्य नहीं हुए तो कई वर्षों तक कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर रहेगी, और ये $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक भी युद्ध, राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस साल एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। WTO के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ घटकर 1.9% रह जाएगा, जो पिछले साल 4.6% था। ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का जो व्यापार है, उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी कम हो जाएगी देखिए। और ये मंदी का एक शुरुआती संकेत है। आज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने यह कहा है कि इस साल अमेरिका में महंगाई दर 4.2% रहेगी, जबकि पहले ये 3% के आसपास रहने का अनुमान था। 3% से भी कम अनुमान जो था, तो अमेरिका में ही महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल की महंगाई का अनुमान 2.7% लगाया था। यानी इस साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक और रिसर्च फर्म पैंथियन मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक इस युद्ध की वजह से अमेरिका के लोगों को जनवरी से लेकर मार्च के बीच लगभग 139 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान शेयर बाजार में गिरावट की वजह से होगा, और यह अमेरिका की GDP का लगभग 5% हिस्सा है। इस नुकसान की वजह से अमेरिका के लोगों के कुल खर्चों में कम से कम 4.65 लाख करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी। यानी अमेरिका के जो लोग खर्चा करते हैं किसी भी चीज पर, उसमें इतनी कमी आएगी, लगभग 4.5 लाख करोड़ की कमी आ जाएगी। और जब लोग खर्चा कम करेंगे, खर्च घटने का मतलब है कि अमेरिका के बाजारों में मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम होगी तो यह भी एक आर्थिक मंदी के शुरुआती संकेत है। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी मंदी आई थी, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्थाएं लगभग तबाह हो गई थी, और कई देशों की GDP में 20 से 50% तक गिरावट आई थी। ये दो विश्व युद्ध जो थे, इन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। फिर वर्ष 2008 में, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, अमेरिका की वजह से दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई, और इससे वर्ष 2009 में दुनिया की विकास दर घटकर
1.3% हो गई। इसी तरह फिर 2020 में जब कोविड आया तो दुनिया की विकास दर घटकर लगभग -3% हो गई। कोविड की वजह से दुनिया में लगभग 1,14,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इस बार हालात पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज हर देश की सप्लाई चेन, उसकी ऊर्जा की जरूरतें, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर एक क्षेत्र में संकट आता है तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर पड़ता है और फिर तुरंत पूरी दुनिया में यह असर फैल जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज के जमाने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। दुनिया में सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए अगर युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है तो उसका असर हर देश पर पड़ेगा। आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर है, यानी पेट्रोल, डीजल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में अगर तेल और गैस महंगे हो जाएंगे या फिर इनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। कार या बाइक चलाने का खर्च बढ़ जाएगा, घरों में बिजली महंगी हो जाएगी, रोजमर्रा की चीजें जैसे कपड़े, खाने पीने का सामान, आप कुछ भी सोच लीजिए, आपके खाने पीने का सामान, कपड़ा, जूता, चप्पल, आपकी ऊर्जा, आपका LPG, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च जब ज्यादा हो जाएगा तो उस चीज के दाम बाजार में बढ़ जाएंगे। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आप कोई भी चीज जो बाजार से आप खरीद रहे हैं, हर उस चीज के दाम आगे चलकर बढ़ जाएंगे। आज दुनिया के हर देश पर बहुत ज्यादा कर्ज है। कोविड के बाद दुनिया के ज्यादातर देश पहले से ही भारी कर्ज में है और कई देशों की अर्थव्यवस्था अब भी कोविड के संकट से बाहर नहीं निकल पाई है। अकेले अमेरिका पर 3,600 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 2,950 लाख करोड़ रुपए की है। ऐसे में इस नए संकट में दुनिया भर की सरकारों के पास राहत देने के लिए अपने लोगों को ज्यादा पैसा बचा नहीं है। युद्ध की वजह से आज शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और क्रिप्टो जैसे हर तरह के निवेश में भारी गिरावट आई है। यानी निवेश कोई करे भी तो कहां करे। हम अगर आप देखें, जो आम लोग हैं, आम लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जब लोग नुकसान देखते हैं तो खर्च कम करते हैं। इससे कंपनियों की कमाई घट जाती है। जो कंपनी अलग अलग सामान बनाती हैं, उनका सामान बाजार में बिकना बंद हो जाता है, उनकी कमाई घट जाती है और फिर उत्पादन घटता है और फिर उन कंपनियों में छटनी होती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ती है और इससे मांग में और ज्यादा कमी आती है। इस तरह से अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है और इसी तरह से ये खतरनाक चक्र बन जाता है जहां एक दूसरे से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और इस समय जो हालात हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो भारत की कंपनी हो या दुनिया के बाजारों में कोई और बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित है कि अगले साल हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस और हमारा धंधा जो है वो पिछले साल के मुकाबले कितना कम हो जाएगा, हमारा जो घाटा है कितना बढ़ जाएगा। ऐसे में सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये है कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में जो आपको रेज मिलता है, आपकी तनख्वाह जो बढ़ती है, वो शायद इस बार नहीं बढ़ेगी। वो सबसे पहला हिट आपके जीवन में आने वाला है। तनख्वाह बढ़ेगी नहीं और बाकी का जो सारा सामान है वो महंगा होता चला जाएगा। इस बार पेट्रोल और गैस के अलावा दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स की भी बहुत बड़ी कमी हो सकती है। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से खाड़ी देशों से 33% फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है, जो अब लगभग बंद हो चुकी है। फर्टिलाइजर्स की कमी होने से दुनिया भर में अनाज के उत्पादन में कमी आएगी। दुनिया भर के जो किसान हैं, खेतीबाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उन पर गहरा असर पड़ेगा। अनाज की कमी होगी और अनाज महंगा हो जाएगा। ये सभी संकेत बता रहे हैं कि अभी दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे दुनिया को मंदी की तरफ धकेल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने की वजह से दुनिया भर में मंदी आई थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन हुआ, सारी जो एक्टिविटीज थी वो सब बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, दफ्तर बंद हो गए, सारा काम काज सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन इस बार, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक स्वास्थ्य इमरजेंसी थी, एक बीमारी को फैलने से रोकना था। लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले फ्यूल की कमी से ये मंदी आने का डर है। तो पिछली बार तो एक वायरस था जिसकी वजह से ये मंदी आई, लेकिन इस बार
ये ऊर्जा है, यानी तेल की कमी से ये मंदी आएगी। खाड़ी देश अगर पूरी दुनिया को कच्चा तेल और गैस सप्लाई करते हैं तो वो पूरी दुनिया से अपनी ज़रूरत का लगभग 85% खाने पीने का सामान खरीदते हैं। उनके पास तेल तो है लेकिन अनाज नहीं है, और इसीलिए उनका 85% अनाज और खाना पीने का सामान दूसरे देशों से आता है। क्योंकि खाड़ी देशों में खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, रेगिस्तान है, इसलिए ये देश लगभग 90 से 93% अनाज दूसरे देशों से खरीदते हैं। खाड़ी देश दुनिया भर से अपनी जरूरत का लगभग 100% चावल बाहर से ले रहे हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत बेचता है खाड़ी देशों को। इसके अलावा लगभग 62% मांस, 56% सब्जियां भी दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में ज्यादातर सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाता है, जो अभी लगभग बंद है। इसलिए अब इन देशों में भी जल्द ही अनाज का संकट पैदा हो सकता है। तो देखिए, ये इसके दो रास्ते हैं जो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। खाड़ी देशों में अनाज का संकट पैदा हो सकता है, खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है, और पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। क्या इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कोविड की तरह लॉकडाउन लग सकता है? ये भी बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं। कोविड में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस बार लॉकडाउन इसलिए लग सकता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में बहुत कमी है। दुनिया के कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में सरकारी ऑफिसों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल और डीजल जो लोगों को दिया जा रहा है, उसकी सीमा तय कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं बेचा जाएगा। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर राशनिंग हो गई है। जैसे कोविड के समय कई देशों में दवाइयों की कमी हो गई थी, अब इन्हीं देशों में तेल की कमी हो गई है, गैस की कमी हो गई है। कोविड के समय दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। इस समय लोगों को फ्यूल बचाने के लिए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और कम से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील बहुत सारे देश अपनी जनता से कर रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे कई देश अब इस संकट से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा चुके हैं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। श्रीलंका में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम होने की वजह से सड़कें, दफ्तर और बस स्टैंड अगर आप देखेंगे तो वहां पर सन्नाटा है। ये श्रीलंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलंबो में की 25 मार्च की तस्वीरें हैं, और अब आप देखिए कैसे वहां पर सन्नाटा है, सड़कें खाली पड़ी हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोविड के जमाने की तस्वीरें देख रहे हैं, जब लॉकडाउन हो गया था। ऐसा माहौल पिछली बार आपने कोविड लॉकडाउन के समय देखा होगा, जैसा अभी आप देख रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि इस ऊर्जा संकट पर हमारे देश में क्या तैयारी चल रही है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें आपको हमारे देश में अभी तक देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन आगे भी देश ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 27 मार्च को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे और ऊर्जा संकट पर भारत के तमाम राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वो जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्य की सरकारों ने इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या तैयारियां की है, ताकि आप लोग चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, इसका असर आप तक कम से कम हो। आज सरकार ने बताया कि देश में इस समय लगभग 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे पास है, जबकि भारत के पास अभी 74 दिनों का कच्चे तेल का स्टॉक करने की क्षमता हमारी है। तो क्षमता है हमारी 74 दिनों की और स्टॉक हमारे पास है 60 दिनों का। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो भारत में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारी सरकार ने इस प्रकार के दिनों के लिए पहले से तैयारी करके रखी है, और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब कोविड का समय आया था तब पूरी दुनिया ने यह समझा कि किसी भी देश की जो दूरदर्शी सरकार होती है, जो पहले से इंतजाम करके रखती है अपने देश के लोगों के लिए, वो कितनी ज़रूरी होती है। और उस समय भारत के लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमारी सरकार ने बाकी देशों की सरकार के मुकाबले कितनी अच्छी तैयारी करके रखी थी, और भारत के लोगों ने मिलजुल कर किसी तरह से उस कोविड के
कार्यकाल जो कोविड का समय था, उससे अपने आप को किसी तरीके से हमने बाहर निकाल लिया और हम पर उसका असर जो था वो बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले कम था। इस बार भी हमारी तैयारी बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छी है और अगर आप सब ने अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव किया, और बदलाव आपको क्या करना है, अब हमें अपनी ज़रूरतों को कम करके चलना है। बिजली की ज़रूरत को कम करना है, तेल की ज़रूरत को कम करना है, बाहर कम से कम अगर आप निकलेंगे तो खर्चा भी कम से कम होगा। और इसीलिए ये जो मैं आपको आज चीज़ बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के लोगों को ये काम करना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल में ये बदलाव आपको लाना ही पड़ेगा। अब हम पिछले 27 दिनों से चल रहे इस ईरान युद्ध के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर हजारों मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए, लेकिन एक हमला ऐसा था जो बहुत खास था। 22 मार्च को इजराइल के डिमोना शहर पर ईरान के एक हमले ने इस पूरी युद्ध की रणनीति को बदल दिया। डिमोना इजराइल का कोई आम शहर नहीं है, ये इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। डिमोना शहर के नज़दीक इजराइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जिसका नाम शिमोन पेरेज के नाम पर रखा गया है और ये इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आप कह सकते हैं कि इजराइल की जान यहाँ बसती है। माना जाता है कि यहाँ पर ईरान के हमले के बाद खुद अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया। 22 मार्च को डिमोना पर हमला हुआ था और उसके अगले ही दिन 23 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ये डिमोना पर जो हमला हुआ था, कितना जबरदस्त हमला था आप देख सकते हैं, और इजराइल और अमेरिका दोनों हैरान रह गए कि ईरान की मिसाइल्स इस डिमोना शहर तक कैसे पहुंच गई। डिमोना की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा इजराइल की जान यहां पर बसती है, इसलिए सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यहीं पर है। यहां इजराइल की राजधानी और जो दूसरे शहर हैं टेल अवीव और जेरूशलम जैसे शहर, उनसे भी कहीं ज्यादा सुरक्षा है। इजराइल के वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स में 4 अलग अलग लेयर्स हैं और उसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया और वो मिसाइल्स यहां तक पहुंच गई। अब आपको बताते हैं कि डिमोना को इजराइल की परमाणु शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। जेरूसलम से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की शुरुआत वर्ष 1964 में हुई थी। यह रिसर्च सेंटर लगभग 36 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसकी 10 बिल्डिंग्स में 8 अंडरग्राउंड लैब्स हैं जिनकी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग और एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा तैनात रहते हैं और यहाँ लगभग 2500 वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस काम करते हैं। यहाँ हर साल लगभग 9 किलोग्राम प्लूटोनियम तैयार किया जाता है और ये एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इससे एक परमाणु बम इजराइल हर साल बना सकता है। यानी डिमोना में सिर्फ एक परमाणु रिएक्टर नहीं, बल्कि यहाँ इजराइल का पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम मौजूद है। इजराइल ना तो ये स्वीकार करता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और ना ही इसका कभी खंडन करता है। लेकिन स्वीडन के एक थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक वर्ष 2025 तक इजराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 80 प्लस। आप कह सकते हैं कि डिमोना इजराइल का किराना हिल्स है। ये किराना हिल्स नाम आपको याद होगा। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी खबरें आई थीं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट किराना हिल्स पर हमला किया था और भारत की मिसाइल किराना हिल्स तक पहुंच गई थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने कभी भी इस हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो यहीं पर छिपे हुए थे। और किराना हिल्स पर हमले की खबर के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने भारत से शांति का अनुरोध किया, सीज फायर का अनुरोध किया था। और डिमोना पर हमले के बाद 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा भी इसी प्रकार से की गई थी। इसलिए आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिमोना पर हमला क्या वैसा ही है जैसे भारत ने कथित रूप से पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस हमले के बाद बैकफुट पर आ गए कि अगर
उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर संयंत्र हैं, अगर उस पर मिसाइल से हमला हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर पूरी दुनिया में आजकल अपनी मार्केटिंग कर रहा है। अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके खुद के घर में आग लगी हुई है और वो दूसरों को अपना कमरा ऑफर कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है। ईरान युद्ध विराम पर बातचीत को लेकर पाकिस्तान आजकल कुछ ऐसा ही कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में पाकिस्तान खुद को एक नेगोशिएटर बता रहा है, एक मध्यस्थ बता रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान कूटनीति में इस शब्द का असली मतलब समझता नहीं है। वैसे तो नेगोशिएटर शब्द का सीधा अर्थ होता है मध्यस्थ, लेकिन कूटनीति में इस शब्द का मतलब कुछ बदल जाता है। नेगोशिएटर एक ऐसे देश को कहते हैं जो सभी पक्षों के बीच बातचीत करवाकर समझौता कराने की कोशिश करता है। कूटनीति में नेगोशिएटर यानी मध्यस्थ बनने की 3 बुनियादी शर्तें मानी जाती हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त है भरोसा। बातचीत में शामिल सभी देशों को उस देश पर भरोसा होना चाहिए, यानी उस देश की विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह कि क्या पाकिस्तान विश्वसनीय है, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी शर्त निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी, नेगोशिएटर को किसी भी देश का एजेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है प्रभाव और ताकत। डाकिये की तरह सिर्फ संदेश पहुंचाने से काम नहीं चलता, उस देश के पास इतना प्रभाव और ताकत भी होनी चाहिए कि वो दोनों पक्षों पर समझौते की सभी शर्तें लागू कराने के लिए दबाव भी बना सके। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास ये प्रभाव और ताकत है? अगर इन शर्तों पर पाकिस्तान के चरित्र का मूल्यांकन किया जाए तो सच ये है कि इन पर पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई पूरी दुनिया को बताई। भारत में जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब विपक्ष ने पूछा कि ईरान के युद्ध विराम पर पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करता, भारत अपनी शर्तों पर काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका शुरू से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता आया है। युद्ध विराम की इस बातचीत में पाकिस्तान की हैसियत ज्यादा से ज्यादा एक दलाल या बिचौलिए की हो सकती है, जो अमेरिका का दोस्त नहीं बल्कि एक छोटा सा एजेंट है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान भी 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच एक गुप्त समझौता कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और चीन के नेता के बीच गुप्त संदेश पहुंचाने का काम किया था। यानी पाकिस्तान बहुत पहले से ही एक डाकिये का काम करता आ रहा है, यानी संदेश को यहां से वहां पहुंचाने का काम। वर्ष 1971 में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंगर ने पाकिस्तान से होते हुए बीजिंग की गुप्त यात्रा की थी, जिसके बाद वर्ष 1972 में रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते खत्म हो गए थे और दोनों देश सीधे आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। तब अमेरिका में ईरान का कोई दूतावास भी नहीं था और इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया था और उसी के जरिए ईरान तक संदेश भेजने का काम शुरू किया। और यहीं से पाकिस्तान को लेकर यह गलतफहमी शुरू हो जाती है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का एक बिचौलिए की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी हो रहा है, और उसे यह गलतफहमी है कि वो एक मध्यस्थ बन गया। पाकिस्तान भले ही खुद को एक नेगोशिएटर देश बताकर अपनी मार्केटिंग कर रहा हो, लेकिन अब आपको इस दावे की एक और हकीकत बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान इस युद्ध में आमने सामने हैं और खाड़ी के देश इस युद्ध की सबसे महंगी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो वो इसमें पाकिस्तान की भूमिका कभी बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका बातचीत का पूरा कंट्रोल खुद अपने पास रखना चाहता है। इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी का इतिहास भी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने इजराइल को एक देश के तौर पर अभी तक मान्यता नहीं दी है, इसलिए इजराइल भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। सऊदी अरब और ईरान को लेकर भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठते हैं। इस युद्ध में ईरान ने सऊदी अरब पर लगातार हमले किए। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा।
अब इस युद्ध के 4 हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक खुलकर सऊदी अरब की कोई सैनिक मदद नहीं की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब खुद सऊदी अरब भी ये चाहता है कि ईरान पर अमेरिका के हमले जारी रहें। तो क्या पाकिस्तान युद्ध विराम में भूमिका निभाने का कोई ड्रामा कर रहा है? ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इसलिए पाकिस्तान ईरान को नाराज करने की हिम्मत अभी तक जुटा नहीं पाया। ईरान और पाकिस्तान की धार्मिक विचारधारा भी अलग अलग है। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुसंख्यक देश है और पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पूरी दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं और ईरान युद्ध के बाद पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया, तब उनकी देशभक्ति पर शक किया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान से इतनी मोहब्बत है तो इन लोगों को वहीं चले जाना चाहिए। इसलिए दोनों देशों में आपसी भरोसे की बहुत कमी रही है और पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर कई बार हमले भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार सऊदी अरब की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अब तक ईरान पर एक भी हमला नहीं किया। ऐसा करके पाकिस्तान ने सऊदी अरब का भी शायद भरोसा तोड़ा होगा। इस समय पाकिस्तान ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि अब सऊदी अरब और ईरान भी उस पर भरोसा नहीं करते और सभी को पाकिस्तान पर शक है। यानी भरोसा और निष्पक्षता के पैमाने पर इस समय पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है और ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी मध्यस्थ के लिए ज़रूरी होता है। पाकिस्तान पर इस समय 27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और IMF से कर्ज लेने के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है। जो देश खुद इतने कर्ज में डूबा हुआ हो, जिस देश के पास खुद अपने खाने के लिए पैसा नहीं, वो भला ईरान और अमेरिका के बीच क्या बीच बचाव करवाएगा? ईरान युद्ध का हर एक दिन का खर्च लगभग 18,000 करोड़ रुपए है और पाकिस्तान लगभग इतने रुपए का कर्ज लेने के लिए अक्सर दुनिया के कई देशों का चक्कर लगाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये कह सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है वो सिर्फ एक डाकिये की तरह है। इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। और दूसरी बात कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका की बात को कभी काट नहीं सकता। अमेरिका को एक ऐसे देश की आवश्यकता है जो उसके गुलाम की तरह बात करे, जो उसकी किसी बात से इनकार ना करे और जिसकी अपनी खुद की कोई शर्त ना हो। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछने और वो अमेरिका से कभी कोई सवाल पूछने की हिम्मत कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत क्यों नहीं? भारत शायद इसलिए नहीं क्योंकि भारत अपने हिसाब से अपने हितों को देखकर काम करता है। भारत किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। भारत अपनी शर्तों के साथ काम करेगा और भारत के लिए जो उसकी डिप्लोमेसी है उसके पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है भारत के लोगों का भला किस में है। और ये जो स्टैंड है ये हो सकता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्हें सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े देश ऐसे छोटे देशों की तलाश में हैं जो अपने हितों को भूलकर उनकी चमचागिरी कर सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे ईरान युद्ध ने अब लड़ाई का तरीका ही बदल दिया है। अब ये युद्ध परंपरागत तरीके से बॉर्डर पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की मदद से लड़ा जा रहा है। सैटेलाइट्स की क्या भूमिका है इस युद्ध में, आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर JK टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें।
PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत। ईरान युद्ध से एक बात साबित हो चुकी है कि भविष्य के युद्ध वही देश जीत पाएंगे जिनके पास अपने खुद के सैटेलाइट्स होंगे। आज का युद्ध परंपरागत तरीके से सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की मदद से लड़ा जा रहा है। इस समय अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका के कई सैटेलाइट्स लगातार ईरान की निगरानी कर रहे हैं, और जैसे ही ईरान अपने देश में किसी भी जगह से, किसी भी साइट से मिसाइल से कोई हमला करता है, जैसे ही उनकी मिसाइल लॉन्च होती है तो ये सैटेलाइट्स अपने सेंसर्स की मदद से उस मिसाइल के हीट सिग्नेचर का पता लगा लेते हैं। फिर मिसाइल की स्पीड, उसकी दिशा और उसके लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दी जाती है, और इसी के आधार पर, इस डेटा के आधार पर उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराया जाता है। और कई बार सैटेलाइट से पता लगाने से लेकर मार गिराने में सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता है। यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें लॉन्च होने वाली लगभग हर मिसाइल को अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए ट्रैक किया जा रहा है, और जिस देश के पास बेहतर सैटेलाइट नेटवर्क है वही इस युद्ध को कंट्रोल करेगा। सैटेलाइट्स के मामले में अंतरिक्ष में अमेरिका का सबसे ज्यादा दबदबा है। पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की एक प्रतियोगिता चल रही है। ये ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जबकि आमतौर पर सैटेलाइट्स कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इन सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और कनेक्टिविटी मिलती है, जो युद्ध भूमि में बहुत उपयोगी होती है। फिलहाल इसमें अमेरिका सबसे आगे है। अंतरिक्ष में इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के 11,000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, और उसका लक्ष्य है 34,000 सैटेलाइट्स का। लो अर्थ ऑर्बिट में चीन के लगभग 150 सैटेलाइट्स इस समय ऑपरेशनल है, और उसका लक्ष्य है 13,000 सैटेलाइट्स का। रशिया ने अगले वर्ष तक 250 सैटेलाइट्स और वर्ष 2035 तक 900 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, और यूरोप के लगभग 600 सैटेलाइट्स अभी अंतरिक्ष में मौजूद हैं। सैटेलाइट्स के जरिए अंतरिक्ष पर कंट्रोल करने की एक ऐसी रेस चल रही है जिसमें दुनिया की सभी बड़ी ताकतें शामिल हैं, क्योंकि दुनिया में युद्ध जीतने के लिए सिर्फ सेना या हथियार ही काफी नहीं। जिस देश के पास जितने ज्यादा प्रभावशाली सैटेलाइट्स होंगे, ताकतवर सैटेलाइट्स होंगे, वही दुश्मन की हर मिसाइल और हर हमले को ट्रैक कर पाएगा, खुद को सुरक्षित रख पाएगा। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स ही अब एक निर्णायक हथियार बन गए हैं। ये सीधे हमला तो नहीं करते, लेकिन हमले की प्लानिंग, हमले से जुड़ा हर डेटा, सारी जानकारी अपने सेना तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका ये निभा रहे हैं। आज समय कम है, इसके बारे में फिर किसी दिन आपके साथ विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आपको और नई नई जानकारियां इसके बारे में देंगे। लेकिन अभी एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं। मदद बस एक कॉल दूर है। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दूरी ही अनादर का एकमात्र जवाब है। प्रतिक्रिया ना दें, बहस ना करें, बस चुपचाप ऐसे लोगों की जिंदगी से निकल जाएं। नमस्कार। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MBH